एक गांव में लखन नाम का एक रिक्शा चालक अपनी बीवी विद्या और बेटी छुटकी के साथ रहता है। वो रिक्शा चलाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ता है और इसके उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। बस बस लखन, यहीं पर छोड़ दो मुझे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद, बहुत अच्छी सवारी रही। तुम काफी अच्छी तरह से ऑटो चलाते हो और साथ ही बातचीत करने में भी अच्छे हो, जिससे ग्राहक को अपनापन महसूस होता है। ऐसे ही रहो। जी जरूर भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लखन के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती और वो बस पैसों के लिए रोता ही रहता है। अरे रे, आज भी ज्यादा कमाई नहीं हो पाई। पता नहीं कब बनूंगा मैं पूरी तरह अमीर। बस कीजिए छुटकी के पापा, इतना लालच सही नहीं। हम जैसे जी रहे हैं वो बहुत अच्छा जीवन है। अच्छा खाना है, अच्छा घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं। और क्या चाहिए जीवन जीने को? आपका काम भी भगवान की कृपा से अच्छा ही चल रहा है। लेकिन फिर भी विद्या, मेरा मन ही नहीं भर रहा है इतने पैसों से। मुझे और पैसे चाहिए। उसके बाद में हम तीनों के लिए और भी अच्छा जीवन बना सकूंगा और हमारे पास और भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें होंगी। नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि हमें उस सब की जरूरत है। जो है उतने में ही व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। मन खुश तो सब कुछ सही। दूसरों को दिखाने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। फिर एक दिन जब लखन एक रात अपनी रिक्शा चलाते हुए एक कब्रिस्तान के रास्ते से जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसे वहां पर कब्रिस्तान से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। खजाना, उस कब्र में खजाना है। खजाना, पहली वाली कब्र में खजाना है। ये क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि अभी यहाँ पर कोई था जो चिल्ला चिल्ला कर किसी खजाने की बात कर रहा था। पहली कब्र में खजाना। लखन डर तो रहा था, लेकिन खजाने की बात सुनकर उसके मन का लालच उसे वहां पर खड़े रहने का साहस दे रहा था। वो लोभी नजरों से उस कब्रिस्तान की पहली कब्र के पास देखता है और वहां पर उसे उस कब्र में से थोड़ी रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। ये क्या? लगता है इस पहली कब्र में ही वो खजाना है। मुझे वो खजाना चाहिए। एक बार अगर मेरे पास वो खजाना आ गया तो मैं धनवान बन जाऊंगा और फिर मैं वो ऐशो आराम वाली जिंदगी जी पाऊंगा। लखन, भगवान ने तेरी सुन ली है। खोल दे इस कब्र को। तेरे अमीर होने के दिन आ गए आखिरकार। लालची लखन उस कब्र को खोल देता है, लेकिन उसमें कोई खजाना नहीं होता है, बल्कि उसमें एक भयानक सी शक्ल वाली चुड़ैल एकदम से बाहर निकलती है और उसे हवा में उड़ते देख लखन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मूर्ख रिक्शा वाले, तुझे क्या लगा कि वो आवाज सच में किसी औरत की थी? अरे वो आवाज मेरी थी। मैं इस कब्र में कैद थी क्योंकि मुझसे जुड़े कुछ लोगों ने पूजा पाठ करके मेरी आत्मा को इस कब्र में कैद कर दिया। लेकिन अब मैं चुड़ैल रूप लेकर बाहर निकल चुकी हूँ और अब मैं तेरे जिस्म, तेरे बदन का सहारा लेकर इस गांव के सभी लोगों को खा जाऊंगी। बरसों की भूखी हूं मैं। लखन उस कब्रिस्तान की चुड़ैल के चंगुल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चुड़ैल अपने मुंह से आग फूंकती है और वो आग लखन को चारों तरफ से घेर लेती है। उस आग का रंग लाल होता है। ये भूतिया लाल आग है। मेरी कब्र के बाहर निकलने पर अब वो मेरे पास सारी काली शक्ति आ चुकी है जो एक सर्वशक्तिशाली चुड़ैल के पास होती है। ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मेरी बीवी है, मेरी एक छोटी बेटी है। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। तुम इंसानों में कहावत है ना, लालच बुरी बला है। फिर भी तुमने लालच किया। ये तो तुमने गलत किया ना। फिर अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। चुड़ैल लखन पर कूद पड़ती है और उसके शरीर में घुस जाती है और अब लखन एक भूतिया आदमी बन जाता है, क्योंकि उसके शरीर में चुड़ैल जैसी काली शक्ति का वास हो चुका था। वो रिक्शा चलाकर घर पर जाता है और घर पर विद्या भी उसके बदले हुए हाव भाव देखकर चौंक जाती है। अगले दिन, भैया मुझे रूपानगर जाना है, वो पहाड़ी रास्ते से मत लेना। हाँ, वहां पर कब्रिस्तान पड़ता है, मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ अच्छे वाले रास्ते से लेना जहाँ लोग हो। ठीक है। जब वो औरत लखन के रिक्शे में बैठती है तभी आगे चलकर लखन उस पहाड़ी वाले रास्ते से ही जाने लगता है और ये देखकर वो औरत हैरान हो जाती है और लखन पर चिल्लाने लगती है। ये क्या बात हुई भला? अरे तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तुम्हें बैठते समय ही कहा था कि इस रास्ते से मत लेना रिक्शा, क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान है। अभी थोड़ी देर में कब्रिस्तान आएगा।
अरे तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वो लखन आगे ही देखता है और उस औरत की बातों का कोई जवाब नहीं देता, जिस कारण वो औरत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गाड़ी रोको, रोको, मुझे नहीं बैठना इस रिक्शे में। रोको रिक्शा, मैंने कहा ना। नहीं रुकेगा ये रिक्शा, अब ये सीधे तुझे तेरी मौत तक पहुंचाएगा। जी ले अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ पल। ये क्या, ये क्या? तुम एक औरत की आवाज में बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? तभी वो औरत रिक्शे के आईने में देखती है जिसमें चुड़ैल की शक्ल दिख रही होती है। वो देख उस औरत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या? इसका मतलब तुम एक भूत हो और तुम एक चुड़ैल का वास है? लखन रिक्शे को सीधे कब्रिस्तान में ले जाता है और वहां पहुंचने के बाद औरत बाहर निकलती है और वो भागने लगती है कि तभी अचानक से लखन उसे जान से मार देता है। लखन यानी वो चुड़ैल उस औरत को मारकर उसका मांस खाने लगती है। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट है इस औरत का मांस। सच में इस गांव के लोग हैं बड़े स्वादिष्ट। इसी प्रकार हर रोज जो भी लखन के रिक्शे में सवार होकर जाता, उसे लखन सीधे कब्रिस्तान ले जाता और उसके शरीर में रह रही वो चुड़ैल उस इंसान को खा जाती है। एक दिन, छुटकी के पापा, आपको आजकल हो क्या गया है? आप बहुत गुमसुम से रहते हो, न ठीक से बात करते हो, न कुछ हुआ है क्या? कोई परेशानी है क्या? बताइए ना। लेकिन लखन विद्या को कोई जवाब नहीं देता है और वो सो जाता है। विद्या को अब अपने पति के इस अजीब से बर्ताव पर शक होने लगता है। कोई बात तो जरूर है जो छुटकी के पापा मुझसे छुपा रहे, लेकिन क्या? मुझे पता लगाना होगा। दिन ब दिन गांव में अचानक लोग गायब होने लगते हैं और सभी गांववासी इस बात से बहुत डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। एक दिन जब विद्या लखन के कपड़े धोने जाती है, तभी उसके कपड़ों पर थोड़े से खून के दाग होते हैं। उन्हें देखकर वो डर जाती है और वो उस खून को सूंघती है। तभी उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। हे भगवान, ये खून तो किसी के मांस का लग रहा है, लेकिन ये छुटकी के पापा के कपड़ों पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आज मैं छुटकी के पापा से इस बारे में जरूर बात करूंगी। विद्या उस दिन बाजार में सामान खरीदने जाती है। तभी वो एक दूसरे रिक्शे में बैठती है और देखती है कि लखन जंगल के रास्ते कहीं जा रहा है और उसे देखकर विद्या हैरान रह जाती है। ये छुटकी के पापा इस समय जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हैं? इस रास्ते से तो कब्रिस्तान है। उन्हें मुझे टिफिन देना है। आज वो भूल गए थे। एक काम कीजिए भाई साहब, आप रिक्शा उस दिशा में घुमाइए, उस रास्ते से जाना है। मेरे पति के रिक्शे का पीछा कीजिए। विद्या अब लखन का पीछा करती है और तभी वो दूर से देखती है कि लखन कब्रिस्तान में जाकर अपने ग्राहक को मारकर उसका मांस खा जाता है। ये भयंकर दिल दहला देने वाला दृश्य देख विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो खड़ी की खड़ी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए इनके कपड़े पर खून के दाग थे? नहीं, मुझे बाबा के पास जाना होगा। भाई साहब चलिए। विद्या समझ चुकी थी कि जरूर लखन पर किसी चुड़ैल का साया है और वही लखन से ये सब करवा रही है। इसलिए वो बाबा के पास जाती है और बाबा भी उसे वही बताते हैं। अपना शक ही सच है, ये जानकर विद्या के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ बेटी, तुम्हारे पति के शरीर में वो कब्रिस्तान वाली चुड़ैल रह रही है। हे भगवान, अब क्या होगा बाबा जी? बाबा जी, मेरे पति को बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए। बाबा अब नए टायर लाते हैं और उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों से तिलिस्मी टायर में बदल देते हैं, जिसके बाद वो रिक्शे के टायर हटाकर ये तिलिस्मी टायर उस रिक्शे में लगाता है। और अगले दिन जब लखन रिक्शा चलाकर कब्रिस्तान की तरफ जाने के लिए रिक्शा घुमाता है, तो रिक्शा कब्रिस्तान के रास्ते की जगह दूसरे रास्ते पर जाने लगता है और ये सब उन तिलिस्मी टायर के कारण होता है। ये सब क्या हो रहा है? ये रिक्शा दूसरी दिशा में क्यों जा रहा है? ये क्या? ये तो एक मंदिर है। रिक्शे पर लगे तिलिस्मी टायर उस रिक्शे को मंदिर की छाया में ले जाते हैं, जिस कारण लखन के शरीर से वो चुड़ैल बाहर निकल जाती है और दर्द से कराहने लगती है। तभी वहां पर विद्या और बाबा आ जाते हैं। नहीं! दुष्ट चुड़ैल, अब तेरा अंत निश्चित है। बाबा उस मंदिर में रखे त्रिशूल से ही उस चुड़ैल का अंत करते हैं और लखन उस दिन से लालच करना छोड़ देता है और इस प्रकार अंत में सब ठीक हो जाता है।